सो आइए लेट अस स्टार्ट द क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन आवर एंटायर चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा बदलता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है, चाहे वो रिकंस्टिट्यूशन किसी भी कारण से हो, चाहे वो रिकंस्टिट्यूशन आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, कुछ भी किसी भी कारण से आपका अगर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़रूरी है, ध्यान समझिएगा। जब भी हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो क्योंकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड होते थे एट देयर ओल्ड वैल्यू, एट देयर हिस्टोरिक वैल्यू। कॉस्ट कंसेप्ट कारण हम लोग किस वैल्यूज़ पर रिकॉर्ड करते थे? हिस्टोरिक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते थे। और ये ऐसा पॉसिबल है कि उनकी वैल्यूज़ आपस में चेंज हो गई। जैसे मैंने बिल्डिंग आज से 10 साल पहले हमारी पार्टनरशिप का हमने खरीदा 10 लाख रुपए का, आज तक वो बिल्डिंग 10 लाख रुपए की दिखाई दे रही है, मगर वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ करके 50 लाख हो गई है। तो देयर इज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40 लाख। वो 40 लाख रुपए का फ़ायदा है उस बिल्डिंग पर, हमको फ़ायदा हो रहा है, मगर ये फ़ायदा हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ही फॉलो करते रहते हैं। मगर जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फिर हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना पड़ता है, ताकि जो ये 40 लाख रुपए का फ़ायदा है ये हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को दे सके इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस स्टूडेंट्स, बेसिकली चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सवाल हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सवाल हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, किसी भी केस में अगर आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन the old profit sharing ratio of the partners। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं in the old profit sharing ratio of the partners। so अगर हम लोग बात करें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, तो ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मतलब क्या? whenever reconstitution of partnership deed takes place, then assets and liabilities need to be revalued। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमें क्या करने की ज़रूरत है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हमें रीवैल्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है। The profit oblique loss on revaluation of assets liabilities shall be transferred to partners में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स में आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हो, वो भी किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किस में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में। वी ट्रांसफ़र द प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ना हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। किस तरीके का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल तो बड़ा ही सिंपल सा है। क्या है रूल? अगर प्रॉफिट होगा तो फिर क्रेडिट, और अगर लॉस होगा तो फिर डेबिट,
नॉमिनल अकाउंट का रूल बड़ा ही सिंपल सा है, अगर प्रॉफिट होगा तो फिर आपका क्रेडिट और अगर लॉस हुआ तो फिर आपका डेबिट। तो बेसिकली आप रीवैल्यूएशन के पर्पस से एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप रीवैल्यूएशन के पर्पस से आप एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर अपने को प्रॉफिट होगा तो फिर क्रेडिट साइड आएगा और अगर लॉस होगा तो फिर आपका डेबिट साइड आएगा। अब देखो, अगर हम एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, अगर हम एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे तो एसेट्स को रीवैल्यू करते समय एक पार्टनरशिप फर्म का फायदा कब होगा? एक पार्टनरशिप फर्म का, एक बिजनेस का फायदा कब होगा? जब उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। अगर एसेट्स की वैल्यू अगर हमारी बढ़ जाती है तो फिर हमें फ़ायदा हो गया। तो फिर हमने यहाँ पर ये कहा कि बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, तो फिर हमें फ़ायदा होगा। फिर आपको और कब फ़ायदा हो सकता है? जब आपकी वैल्यू लायबिलिटीज़ की घट जाए, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपको फ़ायदा कब होगा? आपको फ़ायदा तब होगा जब आपकी एसेट्स की वैल्यू को बढ़े या आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। लॉस कब होगा आपका? लॉस तब होगा आपका जब आपकी एसेट्स की वैल्यू घटे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज करती है तो फिर आपको जो है लॉस होता है। और आपको लॉस कब होता है? जब आपकी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई या लायबिलिटी की वैल्यू घट गई तो प्रॉफिट। फिर मैंने कहा मेरी एसेट्स की वैल्यू घट गई या मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो फिर मेरे लिए दोनों ही केसेस में लॉस, नुकसान। तो आई होप कि बेसिकली मेरे लिए प्रॉफिट और लॉस का सिचुएशन एकदम क्लियर है। प्रॉफिट कब? जब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाए। लॉस कब? जब आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाए या आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो फिर लॉस होगा। अच्छा, ये तो आपने चेंजेस को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो क्या होगा आपका, सपोज करो आपका, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो इसके बैलेंस को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड तो करते नहीं, इसके बैलेंस को हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट का टोटल, किसका टोटल? अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल आपके डेबिट साइड के टोटल से बड़ा हुआ, अगर आपका क्रेडिट आपका एक्सेस हुआ एज कंपेयर टू डेबिट, अगर आपका क्रेडिट साइड एक्सेस हुआ एज कंपेयर टू डेबिट, क्रेडिट बढ़ा मतलब फ़ायदा ज़्यादा, रीवैल्यूएशन में फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम, रीवैल्यूएशन में अपना नेट फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम, तो फिर ऐसे केस में आप कहोगे देयर इज़ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो बेसिकली क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, आपको बैलेंसिंग करने आता है, तो फिर ऐसे केस में आप किस साइड में बैलेंसिंग करके लिखते हैं? आप लिखते हैं डेबिट साइड में। मैं फिर से रिपीट करूं, आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन सिर्फ लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कब आएगा हमारा? ये हमारा तब आएगा जब आपका एक्सेस होगा क्रेडिट ओवर डेबिट, राइट। ये आप तब करोगे। ये आपको किस रेशियो में करना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको किस रेशियो में करना है? दिस इज टू बी डन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज टू बी डन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझिएगा, ठीक है। और सपोज करिए कि अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और अगर आपका क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड आपका बड़ा है और अगर आपका क्रेडिट साइड छोटा है, तो फिर ध्यान समझिएगा यहाँ पर
हमको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मगर ये कब होगा, ये आप तब करोगे जब आपका डेबिट एक्सेस होगा, डेबिट एक्सेस होगा ओवर क्रेडिट। आई होप ये बात सबको समझ में आ रहा होगा, ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को लेजर कैसे बनाना है ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है लेजर बनाने का प्रोसेस, मैंने आप लोगों को लेजर बनाने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। ये तो लेजर बनाना हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट का। हमको सिर्फ लेजर ही नहीं, आपको एंट्रीज भी आनी चाहिए, आपको इससे जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए। तो हम लोग अब आएंगे जर्नल एंट्रीज पर फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को जो पहला ट्रांजेक्शन बताया है वो बताया है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। आपकी अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज किया, ठीक है, ये फॉर रीवैल्यूएशन, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज किया तो मैंने कहा आपको यहाँ पर फ़ायदा हुआ तो फिर आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे एसेट अकाउंट को, ठीक है। और अगर आपका लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज किया, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज किया तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है। आप फिर यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक बार मैं फिर से आप लोगों को एंट्रीज को और डिटेल में समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमारा एसेट इंक्रीज करता है, अगर आप लोगों ने मेरे से अमेरिकन रूल के तरीके से एंट्रीज को सीखा है तो फिर आप लोग समझेंगे इस बात को कि जब भी आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा, मैं सबसे बताता हूँ, एसेट्स इंक्रीज करता है तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। एसेट्स डेबिट करोगे, साथ में प्रॉफिट हो रहा है तो फिर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। देखो आपने यहाँ पर लेजर में भी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखा है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर अगर आपका लायबिलिटी अगर आपका डिक्रीज करेगा, अगर आपकी लायबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज कर रही है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिक्रीज करिए अगर आपकी लायबिलिटी तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है। आपने फिर वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट किया और आप डेबिट किसको करोगे, आप डेबिट करोगे यहाँ पर लायबिलिटी अकाउंट को। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी भी जब घटता है तो फिर लायबिलिटी को हम लोग डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। आप लोग बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो एंट्रीज कैसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को पकड़ लो, फ़ायदा होगा रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, नुकसान होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर अगली जो एंट्री आती है हमारी डिक्रीज इन एसेट, तो एसेट अगर आपका घटेगा तब तो आपके लिए ये लॉस है। अगर आपका एसेट अगर आपका घट गया तो फिर तो ये आपके लिए लॉस है। तो जब आपके लिए लॉस होगा तो फिर आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट आप किसको करोगे, टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर ध्यान समझिएगा, अगर आपका इंक्रीज हो जाता है लायबिलिटी तो भी आपके लिए लॉस है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर भी होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ध्यान से देखिएगा,
एसेट इंक्रीज किया एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी डिक्रीज किया लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज किया एसेट्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज किया लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, ये हमारा सारे के सारी एंट्रीज हो गई। अच्छा फिर देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट एंट्री जो कि हम लोग पास करते हैं, लास्ट एंट्री जो कि हमारी पास होती है वो क्या चीज़ की पास होती है, वो आपके पास होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आपको देखो जब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटना है, तो अभी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को अगर आपको बांटना है तो ऐसे केस में क्या होगा, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को अगर आपको बांटना है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किसको क्रेडिट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आप यहाँ पर क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, रीवैल्यूएशन आपका डेबिट में होगा, मतलब रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज़्यादा होगा तभी ना। तो फिर आप ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ऐसे केस में यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट घटेगा जब उनको लॉस होगा तो फिर। और किसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट क्यों करना पड़ता है, ये बात ध्यान से समझना, क्योंकि आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसको ख़त्म करना है, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सारी एंट्रीज मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो है समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।